नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो आज यूनिट 8 की समाप्ति के बाद, उसके कंप्लीशन के बाद आज हम लोग को स्टडी करना है यूनिट 9। और यूनिट 9 जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम लोगों को इसमें पढ़ना है किसके बारे में, तो चॉम्स्की साहब के बारे में, स्किनर साहब के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में और पियाजे साहब के बारे में, है ना। कि इनका जो है, इनका शिक्षा का सिद्धांत क्या है, खास करके बच्चों के संदर्भ में। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग डील करेंगे, है ना। तो स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ की हम लोग बात करेंगे। आवाज वगैरह सब देख लीजिए, एक बार आ रही है? सभी लोग बता देंगे एक बार कि आवाज आ रही है, क्लियर है ना। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आज डील करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। और इसमें सीखेंगे कि भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, है ना। भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ की हम लोग बात करेंगे इसमें। और भाषा का राजनीतिक संदर्भ की भी बात करेंगे, भाषा व ज्ञान की रचना की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोगों को डील करना है। इन यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर जितने भी ये टॉपिक हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, है ना। तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट 9, यूनिट 9 का आज ऑल टॉपिक का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, है ना। और आप क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिट 9 में क्या देखते हैं। यूनिट 9 में कि चर्चा जो हम लोग करेंगे, देख लीजिए एक बार जरा सा, है ना। स्किनर की चर्चा करेंगे, है ना। उनका पूरा नाम बीएफ स्किनर है। चॉम्स्की की चर्चा करेंगे, पियाजे की चर्चा करेंगे और वाइगोत्स्की की चर्चा करेंगे, है ना। विशेष संदर्भ में कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। और दूसरा है भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग यानी कि समाज। और क्या, भाषा का राजनीतिक संदर्भ, बिहार और भारत हेतु बहुभाषीय संदर्भ, भाषा से संबंधित भारत में संवैधानिक प्रावधान। आप यूनिट को मिलाते जाइएगा। पहला यूनिट हम इसको, यूनिट का टॉपिक 1 ये कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज हर एक यूनिट में हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है, ठीक है। टॉपिक वाइज कंप्लीट किया है हर यूनिट में। और दूसरी बड़ी बात कि आप लोग जो है इतना मेहनत हम लोग करते हैं, आप लोग पर थोड़ी नाराजगी हमको है कि आप लोग पेड ग्रुप में कमेंट करते हैं सबके सामने। आपको पर्सनल मैसेज करना चाहिए ना, आप पर्सनल मैसेज कीजिए। पेड ग्रुप में आप कमेंट करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो में नहीं मिला, है ना। ये तो वही वाला हुआ कि बारात में गए, नाश्ता नहीं मिला तो घिनौने लगे, सबको पूरा गांव वाले को बताने लगे कि हमको नाश्ता का पैकेट नहीं मिला। गजब स्थिति है। मेहनत भी करें और फिर नौटंकी भी कीजिए। आपको प्रॉब्लम है, पर्सनल पूछिए ना भाई, हम बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए, भाषा व ज्ञान की रचना की बात करेंगे, भाषा सीखने के उद्देश्य की समझ की बात करेंगे। बोलते हैं पंक्चुअल नहीं रहते हैं, किसको कहते हैं पंक्चुअलिटी। ये 8 बजे आते हैं आपके लिए लाइव डेली, एक भी दिन क्लास मिस नहीं है, ये पंक्चुअलिटी किसको कहते हैं हमको ये बताइए आप। कुछ लोग हैं ग्रुप में मैसेज कर रहे थे पंक्चुअल नहीं है। क्या पंक्चुअल रहेंगे भाई, कहां पंक्चुअल नहीं है बताइए ना। मिलाइएगा यूनिट, क्या तो किताब खोजिएगा, चप्पल घिस जाएगा किताब। एक यूनिट का सारा टॉपिक मिलाने में मिलाइएगा। कहां से मिलाते हैं,
इतना किताब जमा किए, पता है आपको? इग्नू का इतना लाए हैं और 10-12 किताब और एक्स्ट्रा लाए हैं 2-3 यूनिवर्सिटी का, तब जाकर के खोज करके मिलाते हैं हम लोग यूनिट। आप लोगों को कहने में देरी नहीं लगता, चमड़ा का मुंह आया कुछ बोल दिए। उद्देश्य के समझ की बात करेंगे, कल्पना, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और कौशल विकास की बात करेंगे। अनुदेशन के माध्यम का समीक्षात्मक समालोचना, स्कूल के विभिन्न पंजीकृत विषय की बात करेंगे और भारत में भाषा की स्थिति अनुच्छेद 343, 351, 350 के ये टॉपिक वाइज हम डील करेंगे। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, ठीक है। ये 6 टॉपिक को हम डील करेंगे, लेकिन सबसे इन ये देखिए T2, टॉपिक 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 टॉपिक में से, मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जहां से आपका प्रश्न आएगा वो ये पोर्शन से आएगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। और बैठिएगा आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के, कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि अभी जो हम बताएंगे ना वो आप लिख लीजिएगा, गारंटी वो 2 क्वेश्चन आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहां से आएगा, ये आपको गारंटी हम देते हैं। तो आज हम टॉपिक 1 की चर्चा करेंगे, है ना। तो बने बनाए नोट्स पर नहीं, बल्कि मेरे माइंड में जो नोट्स है उसको आप नोट करते चले जाइए, ठीक है। और मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, आप लोग जो है कोऑपरेट करिए, आप इस तरह से हम लोग को हतोत्साहित मत करिए, प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है। हतोत्साहित हो जाते हैं हम लोग आप लोग के किसी टीचर के व्यवहार से, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? हम सबसे पहले बात करेंगे चौमस्की साहब की, है ना। चौमस्की साहब की बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, किस संबंध में। तो बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसके संदर्भ में, ठीक है। चौमस्की साहब का क्या कहना है, स्किनर साहब का क्या कहना है, पियाजे जी का क्या कहना है और वाइगोत्स्की साहब का क्या कहना है, वो हम टाइप्ड नोट्स से नहीं, आपको जो मेरे दिमाग में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। चौमस्की साहब क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। चौमस्की साहब क्या कहते हैं कि चौमस्की साहब पहला पॉइंट कहते हैं, या इसको लिखिएगा, नोट करिएगा कि मानव भाषा जो है, आज थोड़ा टाइम टेकिंग क्लास होगा, समय ज्यादा लेंगे लेकिन बहुत अच्छे से डील करेंगे। बहुत अच्छा मूड में थे हम, अभी 2-4 मिनट का लेट हो जाता है, कितना परेशान करते, हमको समझ में नहीं लगता है। मानव भाषा प्राकृत रूप से, मानव भाषा प्राकृत रूप से, है ना, पैदा होती है। मानव भाषा प्राकृत रूप से पैदा होती है। अब ये आपको कैसे देगा एग्जाम में, पता है? यही लाइन उठा के दे देगा कि मानव भाषा प्राकृत रूप से पैदा होती है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा कि यह कथन है। आपको लिख देगा कि यह कथन है, यहां लिख देगा क्वेश्चन, यह कथन है। किसका कथन है? ए नंबर में दे देगा चौमस्की, बी नंबर में दे देगा वाइगोत्स्की, सी नंबर में दे देगा स्किनर, है ना, डी नंबर में दे देगा पियाजे, ई नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। इस तरह का दे देगा। क्या करिएगा तब अब बताइए? आपको यही बताया हुआ काम आएगा कि सर ने लिखाए थे कि मानव भाषा प्राकृत रूप से पैदा होता है। ये चौमस्की साहब का स्टेटमेंट था। फटाक से ए नंबर का आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमें उदाहरण दिए। ये लाइन सच में चौमस्की साहब का लिखा हुआ है कि मानव भाषा प्राकृत रूप से पैदा होती है। इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग लिख लेंगे। जल्दी से नोट करते जाइए इसको, ठीक है। या अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लिखा दिए कि मानव भाषा जो है, मानव भाषा प्राकृत रूप से पैदा होती है। और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौमस्की साहब का कि इनका मत है कि, कॉपी कलम लेके बैठिए शिक्षक बंधु बता रहे हैं, इनका मत
है कि इनका क्या मत है, इनका विचार है कि इनका मत है कि सभी भाषाएं, क्या बोल रहे हैं, इनका मत है कि सभी भाषाएं जो है मनुष्य के, इनका मत है कि सभी भाषाएं मनुष्य के, है ना, मनुष्य के विचारों, मनुष्य के विचारों, है ना, के संज्ञाता के रूप में है, मनुष्य के विचारों के संज्ञाता के रूप में है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्न राइज होता है। एकदम हम दुखती रग पर हाथ रखे हैं, ठीक है, यहीं से प्रश्न का हम देखे बहुत सारा को पैटर्न को मिला है। हम बैठे नहीं रहते हैं दिन भर, यहाँ 18 घंटा ड्यूटी करते हैं, 18 मात्र 4 घंटा के लिए सोते हैं रात में जाकर के, फिर सुबह 5 बजे यहाँ हाजिर होते हैं, ठीक है। और यही सब कर रहे हैं कि हमारा बताया हुआ 50 में से 48 क्वेश्चन आए, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि कल आपका भी बेहतर हो और हमारा भी बेहतर हो। स्वार्थ दोनों साइड है, याद रखिए। आपको स्वार्थ है प्रधान अध्यापक बनने का, हमको स्वार्थ है कि मेरा चैनल एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। स्वार्थ के बिना दुनिया नहीं टिका होता। माँ बाप को भी स्वार्थ होता अपने बच्चे से, बच्चे को भी, ये याद रखिएगा। निस्वार्थ कोई नहीं है, जान लीजिए। तो आपको स्वार्थ है, हमको भी स्वार्थ है, इसको ध्यान से देखिए। देखिएगा तो 50 में से 48 आपको मिलवा के दिखा देंगे एग्जाम के बाद, कि आइएगा तो मिलवा के दिखाएंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नहीं भूलिएगा। हमको तो आसान होता प्रिंटेड चीज को पढ़ा के निकल जाते, लेकिन लिखा रहे इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसका बेहद इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट कहता है कि चॉम्स्की ने, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, चॉम्स्की ने क्या किया है, चॉम्स्की ने निषेधवादी संरचना, है ना, इसको पूछता है एग्जाम में, बीपीएससी का एग्जाम है, कोई साधारण नहीं, निषेधवादी, है ना, निषेधवादी संरचना। निषेधवादी संरचना अगर नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा, निषेधवादी संरचना अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस निषेधवादी संरचना कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या कहते हैं इसको, ग्रामर कहते हैं, है ना। तो चॉम्स्की ने निषेधवादी संरचना यानी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को विकसित किया। यह भी पॉइंट नोटेबल है, को विकसित किया, है ना, पूछ देगा एग्जाम में। चूंकि संबंधित है टॉपिक से, इसीलिए पूछने में कोई देरी नहीं लगेगा उसको। चॉम्स्की ने निषेधवादी संरचना यानी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को विकसित किया है। और अब पूछ देगा आपसे कि इसमें है क्या, इसमें क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में। तो इस चौथे पॉइंट को भी आपको नोट करना होगा कि इसमें क्या है, इसमें भाषा, इसमें भाषा के वाक्यों, है ना, इसमें भाषा के वाक्यों को क्या किया गया है, तो भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न भिन्न स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बता देते हैं कि कोई भी आ सकता है। ये अगर चॉम्स्की से प्रश्न पूछेगा तो यहीं से प्रश्न उठाएगा, एकदम दावे के साथ कहते हैं, ठीक है, एकदम यहीं से आएगा प्रश्न, कोई काट नहीं सकता इसको। अगर चॉम्स्की से प्रश्न आया तो हम वैसा तीर मार दिए जो निशाने पर ही लगेगा। तो हम चॉम्स्की साहब की बात की। आज क्लास टाइम टेकिंग होगा, आपको पहले बता दिए, लंबा समय लगेगा क्लास में, ठीक है, क्योंकि हम जब तक इसको नहीं बता लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम संतुष्ट जब तक अपने आप को नहीं कर लेते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये किसकी बात हुई, चॉम्स्की साहब की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में लिखिए, जल्दी करिए, क्योंकि अब स्किनर साहब की हम बात करेंगे। चॉम्स्की के बाद हम बात करेंगे स्किनर साहब की। ये 4 पॉइंट है कि मानव भाषा प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट इनका मत है कि सभी भाषाएं मनुष्य के विचारों के संज्ञाता के रूप में है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चॉम्स्की ने निषेधवादी संरचना यानी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को विकसित किया है। और चौथा पॉइंट है इसमें भाषा के वाक्यों को क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में क्या है तो आप क्या कहिएगा, है ना, कि आप क्या कहिएगा उसमें कि इसमें भाषा के वाक्यों को भिन्न भिन्न स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है। ये 4 पॉइंट है आपका, इस 4 पॉइंट को आप देख जाइए। अगर इससे ज्यादा बाहर पूछ दिया तो हमको बोलिएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको ऐसा हम चीज दे ही दिए हैं आपको। अब चलिए इसी को नेक्स्ट पेज अब ले चलते हैं स्किनर साहब के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अब हम बात करेंगे चॉम्स्की के बाद। देखिए यूनिट 9 में स्किनर साहब की चर्चा है, ठीक है। पूरा नाम था उनका BF स्किनर। स्किनर साहब की जब चर्चा करते हैं हम लोग, है ना, स्किनर साहब की जब चर्चा करते हैं तो ये स्किनर साहब का कहना है, इनका पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनका पहला पॉइंट है इनका कि भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। लिखिए इसको, क्या है, भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। पहला पॉइंट वो क्या कहे थे, चॉम्स्की के कथन को याद रखिएगा कि मानव भाषा प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, और स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। अंतर आ गया ना बयान में। और इनका दूसरा पॉइंट है कि स्किनर का मत है कि भाषा जो है, स्किनर का मत क्या है कि भाषा उस संदेश को, देखिएगा, भाषा उस संदेश को, है ना, उस संदेश को प्रभावित करती है। याद रखिएगा कि उस संदेश को प्रभावित करती है जिसे उसका उपयोग करता, जिसे उसका उपयोग करता, है ना, इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है। देखिए कितना सुंदर है कि भाषा उस संदेश को प्रभावित करती है जिसे उसका उपयोग करता, इस्तेमाल करता है। कितना सुंदर वर्ड है। ये सेकेंड पॉइंट है स्किनर साहब के बारे में, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके बाद वो लिखे हैं कि भाषा का उद्दीपन, पॉइंट थर्ड क्या कहता है कि भाषा का उद्दीपन, जिसको हम लोग स्टिम्युलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, भाषा का उद्दीपन जो है क्या करता है, विचारों और प्राथमिक अनुसंधान से नहीं होता। भाषा का उद्दीपन विचारों और प्राथमिक, है ना, विचारों और प्राथमिक अनुसंधान से नहीं होता, प्राथमिक अनुसंधान से नहीं होता। और चौथा और अंतिम पॉइंट है जो कि बहुत सारा एग्जाम में पूछा है कि स्किनर ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया बताइए। स्किनर ने क्या किया है, स्किनर ने संवेदी, याद रखिएगा, संवेदी भाषा शिक्षण। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बंधु लोग कहेंगे, किरण मैम कहेंगे सर ये संवेदी भाषा शिक्षण क्या है, इसीलिए इसको इंग्लिश में भी हम लिखिए देते हैं वर्बल बिहेवियर। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको किरण मैम, इसको कहते हैं वर्बल बिहेवियर, है ना, वर्बल बिहेवियर, है ना, वर्बल बिहेवियर। तो स्किनर ने संवेदी भाषा शिक्षण, यानी जिसको संवेदी भाषा शिक्षण वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वर्बल बिहेवियर की प्रमुख ग्रंथ लिखी। उन्होंने क्या लिखा, वर्बल बिहेवियर नाम का प्रमुख ग्रंथ लिखा, प्रमुख ग्रंथ लिखा। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या,
भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। चॉम्स्की ने कहा कि मानव भाषा प्राकृतिक रूप में पैदा होता है। स्किनर ने कहा कि भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। चॉम्स्की साहब मत दिए कि भाषाएं मनुष्य के विचारों के संज्ञात के रूप में है ना। ये कहते हैं कि भाषा उस संदेश को प्रभावित करती है जिसे उसका उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। दोनों का मत अलग अलग है, उनका मत कुछ और है, इनका मत कुछ और है। भाषा का उद्दीपन विचारों और प्राथमिक अनुसंधान से नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि स्किनर ने संवेदी भाषा शिक्षण यानी वर्बल बिहेवियर नाम का एक ग्रंथ लिखा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट किनके बारे में? स्किनर साहब के बारे में। तो चॉम्स्की बाबा हो गए, स्किनर बाबा हो गए। हम तीसरी चर्चा करेंगे, है ना। तीसरा चर्चा करेंगे किसके बारे में? पियाजे साहब के बारे में, है ना। ये तीसरा चर्चा हम लोग पियाजे साहब के बारे में जब करते हैं तो पियाजे साहब का क्या कहना ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि पियाजे साहब, है ना, पियाजे साहब जो है, पियाजे साहब का ध्यान कहां है? पियाजे साहब का ध्यान मुख्य रूप से कहां पर है? बच्चों के मानसिक विकास पर। बच्चों के किस विकास पर? मानसिक विकास पर इनका पूरा शोध है, रिसर्च है इनका। मानसिक विकास पर इनका पूरा रिसर्च है। और सेकेंड पॉइंट क्या है मिलॉर्ड? क्या इनका मत, उन दोनों का मत सुन लिए ना, इनका मत है कि, सुन लीजिए इनका क्या मत है। इनका मत है कि, क्या मत है इनका? इनका मत है कि बच्चे अपने विकास, बच्चे अपने विकास, है ना, बच्चे अपने विकास के विभिन्न चरणों में, के विभिन्न चरणों में भाषा का प्रयोग, है ना, भाषा का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। और इन्होंने भी एक थ्योरी दिया, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, है ना। उनका भाषा संबंधी ग्रंथ जो है उसका क्या नाम है? उनका नाम है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव। इसका क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम, भाषा शिक्षण संबंधी ग्रंथ का नाम क्या है? कॉग्निटिव, COGNITIV, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नाम है इनका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उनका भाषा संबंधी सिद्धांत के प्रमुख स्रोत में से एक है। क्या है ये? इनका क्या है ये? तो भाषा, है ना, क्या है ये? भाषा संबंधी सिद्धांत, है ना, भाषा संबंधी सिद्धांत के प्रमुख स्रोतों में से एक है यह। कौन? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हम आपको बता दिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट पियाजे साहब के बारे में। कोई दिक्कत? क्या बताए? पहला चॉम्स्की बाबा के बारे में बताए, स्किनर जी के बारे में बताए, पियाजे का बताए। 4 पॉइंट उसमें, 4 पॉइंट चॉम्स्की में, 4 पॉइंट स्किनर में, 3 पॉइंट पियाजे में। अब वाइगोत्स्की साहब का भी सुन लीजिए, है ना। 3 सुन लिए ना, अब वाइगोत्स्की साहब का भी सुन लीजिए। ये आपको शॉर्ट में, आपको ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए करवा दिए हम। आप देखिएगा मिला करके कि आपका प्रश्न कहां से आता है, ठीक है। एक बार साउंड वाउंड चेक कर लीजिए सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लास्ट में हम सबका कमेंट पढ़ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं, अगर साउंड वाउंड आता है ना तो पता चल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे वायोगेत्स्की साहब के बारे में, है ना। वायोगेत्स्की साहब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वायोगेत्स्की साहब का क्या कहना है हम लोग इस पर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वायोगेत्स्की साहब का कि वायोगेत्स्की का जो शिक्षा का सिद्धांत है वो सामाजिक संदर्भ में है ना। इनका, है ना, इनका जो
सिद्धांत है, इनका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इनका सिद्धांत सामाजिक संदर्भों पर आधारित है। इनका सिद्धांत सामाजिक संदर्भों पर आधारित है। पेन पेपर लेके बैठिए बंधु लोग। और सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने सामाजिक भाषिक सोच की महत्ता को उतारा। उन्होंने, यानी कि वायोगत्स्की साहब ने, उन्होंने सामाजिक और क्या, उन्होंने सामाजिक भाषिक है ना, सोच की महत्ता मतलब क्या, इंपॉर्टेंस, महत्ता को क्या किया, महत्ता को, है ना, महत्ता को उभारा। क्या किया उन्होंने? उभारा। उन्होंने सामाजिक भाषिक सोच की महत्ता को उभारा। ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है कि इनका मत है कि सामाजिक, है ना, इनका मत है कि सामाजिक, है ना, परिवेश, इनका मत है कि सामाजिक परिवेश जो है भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जानते हैं, आपको ये लग रहा हो कि बहुत साधारण चीज बता रहे हैं, तो याद रखिए कि प्रश्न ऐसे ही आएगा कि किनका मत है, डैश दे देगा आगे में। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, यहां दे देगा डैश, और डैश दे करके बोलेगा कि मत है कि सामाजिक परिवेश भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब डैश मत है कि, डैश का मत है कि, तो चार ऑप्शन दे देगा, वायोगत्स्की का, चॉम्स्की का, स्किनर का, पियाजे का, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दे सकता है। वहां पर आपको यही साधारण जो भी आपको लग रहा है वही काम देगा। हम तो डीपली स्टडी किए ना, हम तो कम से कम आपका मटेरियल के लिए 6 से 7 घंटा दिमाग लगाते हैं, तब जाकर के मटेरियल बन पाता है, तब जाके ये सब चीज जो है हम लिख पा रहे हैं बोर्ड पर। ऐसे कोई साधारण चीज थोड़े है बीएड, है ना, बीएड को पढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है, यहां तक होना चाहिए तो ठीक है। इसकी भी चर्चा करेंगे, किस कंट्री के हैं इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। ये तो हम इनका शिक्षा सिद्धांत बताए ना, चर्चा तो हम जरूर करेंगे, अभी जस्ट वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग पॉइंट की ओर। अब हम लोग यूनिट पर आते हैं। ये हमारा, हमको जितना सा देना था, हमको जितना सा आया अंदर से निकला कि ये सब चीज को बताना चाहिए, ये हम अपने हिसाब से आपको बता दिए। और इसमें मेरा पूरा अनुमान है कि आपका 2 क्वेश्चन इस 4 गो में फंसेगा तो फंसेगा, इसको कोई काट भी नहीं सकता है। ये चारों जो स्लाइड दिए आपको है, देख लीजिए स्लाइड यहाँ तैयार है सर, ये बन सकता है ना, पीडीएफ, ये पीडीएफ बन जाएगा। ये पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल का, जो लिखे ना ये पीडीएफ बन जाएगा। ये मेरा लिखा हुआ सेम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना, हो जाएगा ना सर। चलिए मेरे टेक्निकल टीम के सदस्य राज सर कह रहे हैं कि ये पीडीएफ बन जाएगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना। चलिए लिखे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखे हैं लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। टॉपिक पर किसकी किसकी बात की हम लोग, देखिए अब आते हैं हम लोग रिटर्न टॉपिक पर, जो मेरा बना बनाया टॉपिक है, टाइप टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग स्किनर, दूसरा चॉम्स्की, फिर पियाजे, वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ में कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि स्किनर जो है, स्किनर बाबू का क्या कहना है, चॉम्स्की बाबू का क्या कहना है, पियाजे और वाइगोत्स्की साहब का क्या कहना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं, आधा बात तो हम ऐसे बता दिए लिख लिख करके, अब इसमें देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। स्किनर साहब क्या कहते हैं कि भाषा सिद्धांत में स्किनर के अनुसार भाषा एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है जो प्रतिस्पंदित संवेदनशीलता के आधार पर विकसित होती है। चलिए,
प्रतिस्पंदित और संवेदनशीलता। हम अपने लैंग्वेज में बताए तो बड़ी सुंदर लैंग्वेज था, एकदम सरलता, सब समझ गए, है ना। अब दूसरा पॉइंट है कि स्किनर का मत है कि भाषा उस संदेश को प्रभावित करती है जिसे उसका उपयोगकर्ता इस्तेमाल करता है, यह भी हम बताए। भाषा का उद्दीपन विचारों और प्राथमिक अनुसंधान से नहीं होता है। स्किनर ने संवेदी भाषा शिक्षण वर्बल बिहेवियर की प्रमुख ग्रंथ लिखी जिसमें वो भाषा के संबंध में अपने सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा सिद्धांतों में चॉम्स्की के अनुसार मानव भाषा प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। भाषा का अध्ययन मनुष्य के मस्तिष्क के भाषा नेतृत्व काम काज पर केंद्रित होता है ना। हम शॉर्ट में बताए यही चीज को, और इसमें लॉन्ग कट में है ना। चॉम्स्की का मत है कि सभी भाषाएं मनुष्य के विचारों को एक संज्ञाता के रूप में है जिन्हें व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि निषेधवादी संरचना की विकसित की जिसमें भाषा के वाक्यों को भिन्न भिन्न स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, पियाजे साहब ने क्या किया तो मानसिक विकास पर जोर दिया और भाषा को संज्ञान नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण साधन उन्होंने माना। इनका मत है कि भाषा के विभिन्न चरणों में भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में सुधार होता है। और इनका जो किताब है, इनके किताब का नाम है कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब का जो है हम भी बताए वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, एक सामाजिक संदर्भ पर होता है और उन्होंने सामाजिक भाषिक सांचे की महत्ता को उभारा। और क्या कहते हैं वाइगोत्स्की साहब, कहते हैं कि सामाजिक परिवेश भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार एक व्यक्ति की जो सोच होती है भाषा और सामाजिक परिवेश के बीच गहरा संबंध होता है ना। और क्या भाषा उन्हें समाज में क्या करने सिखाता, संघर्ष, समझौता, सहयोग करने का एक तरीका प्रदान करती है। तो हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें होना चाहिए मेरे बंधु लोग को। अब जो है इन चारों के सिद्धांतों के बीच कुछ मुख्य अंतर है, तो हम चाहेंगे कि आपको मुख्य अंतर जो है वो भी पता चले। क्या पता चले तो चॉम्स्की साहब और पियाजे साहब है ना का ध्यान कहां है तो व्यक्तिगत है ना मानसिक विकास पर होता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, जबकि स्किनर और वाइगोत्स्की सामाजिक परिवेश और सामाजिक संबंधों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। क्या बोले हम कि स्किनर और वाइगोत्स्की सामाजिक परिवेश और सामाजिक संबंधों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगला पॉइंट है कि चॉम्स्की और पियाजे भाषा को संज्ञा नेतृत्व के रूप में महत्वपूर्ण समझते हैं, जबकि स्किनर और वाइगोत्स्की इसे सामाजिक और परस्पर अभिवृद्धि के अधिकारी के रूप में देखते हैं। कितना अच्छा अंतर स्पष्ट हो गया। अंतर नंबर 1, अंतर नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो आपको फिर मिलेगा ही नोट्स के रूप में। ठीक है, बनते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, पीडीएफ भेजेंगे गोपाल बाबू, चिंता मत करिए, सभी लोग को सब कुछ मिलेगा। हम देख रहे हैं कि आप लोग लाइव है कि नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए देखते हैं आगे। और क्या कहता है थर्ड कि चॉम्स्की ने भाषा के लिए निषेधवादी संरचना विकसित की। कौन सी संरचना? निषेधवादी संरचना विकसित की, जबकि स्किनर ने भाषा को प्राथमिक अनुसंधान और संवेदी भाषा शिक्षण के माध्यम से अध्ययन किया। कोई दिक्कत इसमें? फिर कहता है कि पियाजे ने कॉग्निटिव विकास सिद्धांत का विकास किया, यह भी बताए, जो भाषा के संबंध में भी उनके सिद्धांतों का हिस्सा है। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने सामाजिक भाषिक सांचों को अध्ययन किया और भाषा के संबंध में इसकी महत्ता को उभारा। कोई दिक्कत इसमें? फिर है यूनिट 9 का टॉपिक 2 की हम बात करें, खत्म नहीं हुआ है, ये आउटलाइन दे रहे हैं कि इस चैप्टर में जो हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज को बताएंगे, क्या क्या चीज को आप देखेंगे।
तो यूनिट 9 का टॉपिक 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 9 का टॉपिक 2 किस बात की चर्चा करता है ना। कहता है ये कि भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ। सामाजिक मतलब सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, है ना, क्या इसका संदर्भ है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, तो यूनिट 9 का टॉपिक 2 कह रहा है हम लोग का। एक तरह से आप लोग समझिए कि यूनिट 9 का टॉपिक 1 कंप्लीट, आप उसको मान के चलिए, समझिए मेरी बात को। यूनिट 9 का टॉपिक 1 कंप्लीट है। अब टॉपिक 2 का हल्का हल्का बता देते हैं ताकि कल टॉपिक 2 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना। तो टॉपिक 2 कह रहा है, आप मिलाते भी सिलेबस सामने में रखिए। हम जब भी पढ़ाते हैं सिलेबस अपने पास रखते हैं, एकदम मोबाइल में मौजूद रहता है सिलेबस मेरा, ठीक है, कि हम कहीं भटके नहीं। और मेरे किसी भी शिक्षक बंधु का जो अपना कीमती समय दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम वो बर्बाद ना हो। इसीलिए हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि आपका समय बर्बाद हो। इसीलिए ध्यान, इसको ध्यान से देखिए। तो यह कहता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ का तात्पर्य है कि जब भाषा सीखी जाती है तब उसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वह देखी जा रही है, और ज्ञान को भी उसी से जोड़ना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए कि अधिगमकर्ता मतलब लर्नर जब विज्ञापनों को देखते हैं, आप प्रचार देखते होंगे, तो वह विज्ञापन तभी प्रभावी बनते हैं जब उस संस्कृति से संबंधित, है ना, क्रिया को उचित भाषा के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाए। आप लोग एक बात गौर करते होंगे कि हम लोग अंगिका भाषी हैं, भोजपुरी भाषी। आप देखते होंगे कि मोबाइल में एडवर्टीजमेंट, प्रचार जो चल जाता है, कभी कभी आप देखिएगा, वो किसमें चल जाता है प्रचार? वो प्रचार किसमें चल जाता है? वो भोजपुरी लैंग्वेज में चल जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल करो ताकि उसका जो संप्रेषण है वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए, तभी ना उसका प्रचार, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रभावी होगा। इसी बात को वो कह रहा है कि सामाजिकता से जोड़ करके देखा उसको कि वहां का समाज भोजपुरी समाज है, भागलपुर जिले का समाज, बांका जिले का समाज कैसा समाज है, तो मतलब कैसा समाज है वो भागलपुर जिले का, तो वो अंगिका वाला समाज है। तो हम लोग को ये चीज देखना होगा। तो एक कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे कहानियां, अखबार या पत्रिका की खबरों का विश्लेषण करना, खिचड़ी भाषा, अलंकारिक भाषा का भी विश्लेषण करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो मुझे लग रहा है कि सारे मेरे जो शिक्षक बंधु हैं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानव के आसपास की परिस्थितियों की व्याख्या और उनका व्यवहार किस प्रकार परिस्थितियों और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य से प्रभावित होता है, यह बताया जाता है। ठीक है, और जहां तक हम बात करेंगे भाषा के सामाजिक संदर्भ की मेरे बंधुओं, तो अच्छा एक बात के लिए हम क्षमा भी मांगेंगे कि शुरू में हम थोड़ा सा नाराज हो गए आप लोग से। एक आध लोग जो कमेंट कर देते पंक्चुअल नहीं रहते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, है ना। आप लोग के बीच के ही भाई लोग हैं, मेहनत करते हैं, जब आप लोग इस तरह बोलते हैं ना दिल टूट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाषा और समाज का जो संबंध है वो अभिन्न है। अभिन्न मतलब अन्योन्याश्रय संबंध एक दूसरे से, भाषा का समाज से, समाज का भाषा से। हम भाषा कहां सीखेंगे? समाज में। भाषा कहां सीखेंगे? माँ पिता से। माँ पिता किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कहा जाता है। तो मनुष्य के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषाई समाज का परिवेश प्राप्त होता है। आप एक बच्चे को जंगल में छोड़ आइए, वो कभी भी, ऐसा प्रयोग हुआ भी है कि उस जंगल में छोड़ने के बाद उस भाषा को सीख नहीं पाया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एक और समाज के माध्यम से ही भाषा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच बनती है। तो दूसरी ओर भाषा के माध्यम से समाज संगठित
और संचालित होता है। यदि मनुष्य से भाषा छीन ली जाए तो उसकी सामाजिक संरचना भी क्या हो जाएगी बंधु? सामाजिक संरचना भी ध्वस्त हो जाएगी। व्यवहारवादियों द्वारा, मतलब बिहेवियरिज्म थ्योरी कहता है कि भाषा को सामाजिक वस्तु माना गया है। उनके अनुसार भाषा समाज में होता है और मानव शिशु इसे अपने समाज से ही ग्रहण करता है। उपर्युक्त बातों के आलोक में भाषा को एक सामाजिक व्यवहार या सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का आधार है। ये बात सही है। इसी कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित हो गया है। भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति और बातचीत यानी आदान प्रदान संभव ही नहीं है। अतः भाषा नहीं होने पर भी हम अन्य प्राणियों की तरफ बेकार हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात है सांस्कृतिक विरासत की। जब हम बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत की, है ना, क्या है टॉपिक में, क्या है कि भाषा का सामाजिक, देखिए टॉपिक देखिए, हम अपने सामने सिलेबस रखे हुए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। टॉपिक 2 है कि भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही टॉपिक हम लोग का चल रहा है, ठीक है ना। तो यूनिट 1 का टॉपिक 1 फिनिश हो गया, टॉपिक 2 चल रहा है, इसको ध्यान से आप देखिए, है ना। तो सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करेंगे, हमने 2 की बात कर ली, सामाजिक बात कर ली, है ना, अब सांस्कृतिक बात करेंगे। तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा किसी भी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। देखिए कितना सुंदर है, वाहक होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता है। मानव शिशु के परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है वह उसे सीखता है। चलिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिर से सेंचुरी लगा दिए हमारा 112 पर। राठौर सर नॉट आउट है, राठौर सर 112 पर नॉट आउट है। बहुत अच्छा, सब लोग इसी तरह से प्यार और समर्थन दीजिए। हम आपके प्यार और समर्थन के वजह से टिके हुए, ये जो एनर्जी, जो ताकत है ना, ये सब आपके प्यार का नतीजा है। आप लोगों ने इतना भरपूर प्यार लुटाया मुझ पर कि मन तो करता है कि मैं क्लास छोड़ के जाऊं ही नहीं, घर ही नहीं जाऊं, लगातार मैं क्लास लेता रहूं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक पहचान के रूप में भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान प्रदान करने में सक्षम होती है। व्यक्ति का सुर यानी टोन, शब्द चयन यानी शब्द चयन और बातचीत का तरीका, उसके भौगोलिक क्षेत्र, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की पहचान करते हैं, है ना। इसका कुछ उदाहरण भी हम लोग देना चाहेंगे, ठीक है। तो उदाहरण क्या है कि देखिए, आप भोजपुरी समाज के लोग जो हैं, इसको कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, भोजपुरी समाज के लोग जो हैं उधर क्या कहते हैं पता है? उधर हस्बैंड को जो है, मतलब जो मेहमान है, हस्बैंड है, पति है, उसको जो है उसको भतार कहते हैं। लेकिन हम लोगों के तरफ इस शब्द को अच्छा नहीं माना जाता। भागलपुर में इस शब्द को, अपने अंग क्षेत्र में इस शब्द को अच्छा नहीं माना जाता। जबकि गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, वहां के लिए ये वर्ड बिल्कुल कॉमन है, भतार शब्द, है ना। लेकिन हमारे यहाँ को टू बी ऑनेस्ट होकर के बताते हैं, इस शब्द को अच्छा नहीं माना जाता। जबकि इसका सीधा सा अर्थ क्या है? दूल्हा। सीधा अर्थ क्या है? दूल्हा। कोई गंदा शब्द नहीं है ये, लेकिन इधर के लोग उसको कोई बोल देता है, ऐसा शब्द ना बोलता, गड़बड़ कर दिया, अच्छा नहीं बोले तुम, है ना। तो भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। उधर का भौगोलिक क्षेत्र कुछ और है, इधर का भौगोलिक क्षेत्र कुछ और है। हम लोग यहाँ पर नूनू बोलते हैं, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? नूनू। आप बनारस में नूनू जाकर के बोल लीजिए तो वो लोग बहुत गंदा अर्थ समझता नूनू का, ठीक है। वो लोग नहीं समझता इस चीज को, वो लोग नाराज हो जाता है ना। हम बीएचयू में जब पढ़ते थे तो एगो ट्यूशन पकड़े हुए थे, ठीक है, ट्यूशन पकड़े हुए थे। तो उसमें जो है वहां पर गए हम, तो बोले नूनू रे किताब लेके आओ। तो उसका माँ, उसके पिता, उसके भाई लोग सब उनको ऐसे फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये क्या बोल दिया। हमको लगा कि अपने बिहार में नूनू मतलब छोटा बच्चा, और वहां कुछ और समझता है। हमने बोलेंगे तो है सामाजिक संदर्भ के बाद भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार
सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संस्थान जैसे विद्यालय, कक्षाएं आदि एक बालक के जीवन के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञान का मतलब आपको बताते थे, स्वयं ज्ञान जिसको कहते हैं संज्ञान, है ना। तो उसमें अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके ज्ञान को अर्जन किया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? विद्यालय और कक्षाएं, है ना। उसके बाद क्या है, इस सिद्धांत के मुताबिक, मतलब भाषा का सांस्कृतिक सिद्धांत की जब बात करेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भाषा अधिगम की वर्तमान संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक संकल्पना के परे है। ठीक है, यह सिद्धांत बतलाता है, क्लियर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग। देखिए, अधिगम और एक्विजिशन, लर्निंग और एक्विजिशन ये दो अलग अलग टर्म है, ध्यान रखिएगा। अधिगम जो है वो अलग चीज है और एक्विजिशन जो है वो अलग चीज है, इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो यह सिद्धांत मतलब भाषा का सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि अधिगम क्या है, एक सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आसपास के वातावरण से प्रेरित होकर के निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना, तो इसका भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, हमारा देश क्या है, तो सांस्कृतिक रूप से विभिन्नता है हमारे देश में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता वाली बात है। आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा सांस्कृतिक मतलब जिसको कह सकते हैं कि अलगाव होते हुए भी एकता है, वो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होगा। आप हमारे ही देश में ईस्ट में चले जाइए तो बंगाल का कल्चर आपको अलग मिलेगा, असम का कल्चर अलग मिलेगा, त्रिपुरा का कल्चर अलग मिलेगा, मेघालय का कल्चर अलग मिलेगा। आप साउथ चले जाइए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा बोली आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, है ना। आप मुंबई साइड चले जाइए, वेस्ट साइड में, वहाँ पर का भाषा आपको अलग मिलेगा, नॉर्थ साइड का आपका भाषा अलग मिलेगा, वहाँ की संस्कृति अलग मिलेगी आपको। तो एक ही देश और संस्कृति अनेक प्रकार की, है ना। तो सांस्कृतिक रूप से भिन्नता लिए हुए है और कई संस्कृतियों ने यहाँ जन्म लिया और कई संस्कृतियां यहाँ विकसित हुई और आज के समय में भी वो संस्कृतियां बरकरार हैं, है ना। इसीलिए हर संस्कृति को समावेशित करते हुए शिक्षा को दिया जाना आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब देखिए, संस्कृति से बालक जुड़ा रहता है और अपने ही संस्कृति के अनुसार जो है वो पहनावा पहनता है। सिख लोग देखिए पगड़ी पहनते हैं, मुस्लिम भाई लोग देखिए वो टोपी लगाते हैं, है ना। खान पान भी उनका अलग होता है। आप पंजाब चले जाइए, वहाँ पे आपको पराठा जो है कि दोनों टाइम तीनों टाइम मिलेगा। ठीक है, आप हमारे बिहार में आइए, चावल दाल चोखा से आपका स्वागत होगा यहाँ पर, है ना। चावल दाल चोखा, डीबीसी में लोग इसको कहते हैं, दाल भात चोखा, है ना। डीबीसी से स्वागत होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो खाना पीना है वो बिल्कुल अलग है। कश्मीर के लोग का देखिए बहुत अच्छे अच्छे टाइप के सजवान नाम का कोई होता है डिश, है ना। मतलब बहुत अनेकों तरह के डिश। आप साउथ चले जाइए, वहाँ उत्पम, इडली, ये सब, है ना, वो उधर का मेन भोजन है। तो खाना पीना, संस्कृति, ये सारा चीज जो है, या रीति रिवाज और रहन सहन, इन सब का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है और यही उसकी, है ना, भिन्नता का आधार होता है, क्योंकि यही उसकी सोच विचार करने की शक्ति को प्रभावित करता है। आप जिस माहौल में, जिस संस्कृति में रहेंगे, आप उसी संस्कृति में अपने आप को ढाल लेंगे, है ना। तो ये जो था टॉपिक हम लोग का क्या था कि सांस्कृतिक संदर्भ में शिक्षा, संस्कृति के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में तो देख ही लिए थे, ये संस्कृति के संदर्भ में है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो धर्म समुदाय है, जाति है, जनजाति है और व्यवहार व्यवसाय से जुड़े लोग अपने अनुसार अपने समाज में जीवन यापन के लिए नियम निर्माण करते हैं। हमारा देश जो है वो तो जातियों में भी बटा हुआ है ना, जातियों में बटा हुआ, धर्म में बटा हुआ, संप्रदाय में बटा हुआ है ना। तो उस अनुसार से वो अपनी संस्कृति को एडॉप्ट करता है, ग्रहण करता है बच्चा, है ना, और वही उनके संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। बालक, है ना,
सांस्कृतिक परिवेश देखता है, उसी में विकसित होता है, उसी के अनुसार वो सीखने का प्रयास करता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि समझे आप कि आपका जो है यूनिट 9 का टॉपिक 1, टॉपिक 2 का भी जो दूसरा पार्ट था वो खत्म हुआ। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ स्पष्ट रूप से आपके सामने में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत निम्न संबंधों को समझना आवश्यक है। किन किन संबंधों की बात की गई है? तो भाषा एवं लिंग की बात की गई है। देखिए, आपको सिलेबस हम लोग फिर से टच करा देते हैं, लेकिन पहले देखिए इसको। भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग, ये 4 चीज को देखिए आप। इन 4 चीजों को देखिए, भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग, ये 4 चीजों को हम लोग को अभी देखना है। ये देखिए सिलेबस, एक बार आप लोग सिलेबस आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये सिलेबस, ये देखिए, अभी देखिए आप जरा सा। भाषा एवं लिंग है, भाषा एवं अस्मिता है, भाषा एवं भक्ति है, भाषा एवं वर्ग समाज है। अब इन चारों चीजों को पढ़ाना है, मतलब ये खत्म कर दिए और ये वाला खत्म कर दिए, मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ खत्म। अब बचा भाषा एवं लिंग, भाषा एवं अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा एवं वर्ग। तो चलते हैं, यहां से शुरू करेंगे। ये देख लीजिए, याद रखिए, भाषा एवं लिंग से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, मतलब सिलेबस को डिट्टो मैच करा करके आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन उत्पन्न ही ना हो, है ना। तो कोई दिक्कत इसमें यहां तक समझ में आ रहा ना? चलिए, मिल जाएगा सभी लोगों को, चिंता मत करिए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे किसकी? तो बात करेंगे हम भाषा एवं लिंग की बात करेंगे सबसे पहले, है ना। भाषा एवं लिंग की बात करेंगे। तो भाषा एवं लिंग का शिक्षा शास्त्र, यानी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो भाषा और लिंग के अध्ययन को संबोधित करता है। यह शिक्षा शास्त्र का एक विशेष शाखा है जो क्या करता है? भाषा के अध्यापन, सीखने और लिंग के अध्ययन के तरीकों को अध्ययन करता है ना। और क्या है कि भाषा शिक्षा शास्त्र में विद्यार्थियों को भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझने और सीखने के लिए उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसमें भाषा का क्या सीखते हैं हम लोग? संरचना, स्ट्रक्चर। और क्या सीखते हैं हम लोग? व्याकरण। और क्या सीखते हैं? शब्दावली। और क्या सीखते हैं? भाषा के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है ना। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा के सही और प्रभावी उपयोग को समझने और सिखाने में सहायक होना है। ठीक है। लिंग शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विद्यार्थियों को लिंग के विभिन्न पहलुओं को समझने और समाज में लिंग के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कैसा प्रयास शामिल है? तो सामाजिक और क्या, सांस्कृतिक और क्या, राजनीतिक, है ना। इन परिप्रेक्ष्य से लिंग के प्रश्नों का अध्ययन शामिल होता है। ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। इसके अलावा भाषा एवं लिंग का शिक्षा शास्त्र शिक्षकों को उनकी शिक्षा कौशलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षा में शिक्षा की विभिन्न विधियों और प्रयोगों का अध्ययन करने का भी मौका प्रदान करता है ना। हमारा समाज किस प्रकार स्वाभाविक रूप से लिंग पर आधारित है, यह जांचना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है ना। और लिंग निर्धारित होता है। भाषा जो है
किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतीकात्मक रूप में कार्य करता है, ये कोड के रूप में कार्य करता है ये, क्योंकि इससे सूक्ष्म तरीके से यह हमारी सोच पर इस तरह से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है कि हम सवाल नहीं उठाते, क्योंकि यह कैसा लगता है? तो यह नेचुरल लगता है, यह प्राकृतिक लगता है। हम भाषा एवं लिंग की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि यह इस बात पर विचार करता कि कैसे कोई चीज किसी अन्य चीज के लिए कोड या हस्ताक्षरकर्ता बन जाती है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार से उभरते हैं। हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि ये समय के साथ बदलते हैं और उस परिवर्तन को निर्देशित करने, है ना, के लिए उन्हें सत्ता के संबंधों से प्रभावित होना चाहिए। भाषा को नए सिरे से देखकर हम उन तरीकों की पहचान कर सकते हैं जिससे यह हमारे विचारों और कार्यों को आकार देता है, और उन सामाजिक प्रथाओं के बारे में भी अधिक ध्यान से सोच सकते हैं। अब तो आप लोगों को शिकायत होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आपका MCQ चलता ही है। अभी हमको इसको पूरा डिटेल में पढ़ाने दीजिए, है ना। थियरी और MCQ दोनों साथ साथ चल ही रहा है, तो अब हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। कल शाम तक आप लोग को PDF मिल जाएगा 8 का, और ये एक दिन में खत्म कर देंगे। कल उम्मीद रखिए कि इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अब बचेगा तब क्या, 9 जब खत्म हो जाएगा, 10, 11, 12, 3 यूनिट, 2 या 6 दिन का काम है, 7 दिन का काम है, या 20 अगर चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब भाषा और लिंग को जब समाप्त कर लिए तो भाषा और अस्मिता की बात करेंगे, है ना। भाषा और अस्मिता की बात करेंगे, ठीक है। तो भाषा और अस्मिता की जब हम लोग बात करेंगे बंधु, तो भाषा और अस्मिता दोनों अभिन्न है। अभिन्न है मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। यह कहना कठिन है कि भाषा पहले है या अस्मिता पहले, क्योंकि मन के बिना मनुष्य नहीं होता और भाषा के बिना मन नहीं होता। देखिए कितना सुंदर वाक्य है कि मन के बिना मनुष्य नहीं होता, है ना, और भाषा के बिना मन नहीं होता। मतलब समझे ना कि मनुष्य के प्रत्येक प्रयास में सबसे पहले उसकी भाषा, या यूं कहें कि उसके शब्द ही पहल करते हैं, ठीक है। तो अस्मिता शब्द जो है संस्कृत में स्वाभाविकता या अपनी पहचान का अर्थ होता है। बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा। हम जानते थे कि सवाल आप लोग उठाएंगे अस्मिता क्या होता है, इसीलिए हमने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर लिया था। मतलब नेचुरलिटी जिसको कहते हैं, नैसर्गिक, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में, नैसर्गिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। बोलते हैं ना वह नैसर्गिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, नैसर्गिक प्रतिभा, है ना। तो वही अस्मिता, वही शब्द है। संस्कृत में स्वाभाविकता या अपनी पहचान का अर्थ होता है। अस्मिता शास्त्र का अध्ययन या शिक्षा व्यक्ति के स्वाभाविकता और स्वभाव के विकास पर केंद्रित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अस्मिता को समझने, स्वीकार करने और प्रशंसा करने की क्षमता प्रदान करना होता है। अस्मिता का अध्ययन व्यक्ति को क्या करता है? उसकी स्वाभाविकता और व्यक्तित्व के प्रति संवेदनशीलता की ओर ले जाता है। जैसे हम गोल गोल घेरा लगा रहे हैं, नोट्स निकलवा करके आप लोग भी अंडरलाइन और गोल घेरा लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी तब, है ना। किसी तरह की प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, नहीं तो फिर समस्या में पड़ेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। भाषा एवं अस्मिता का शिक्षा शास्त्र, समझिएगा कि भाषा एवं नैसर्गिकता का, भाषा एवं स्वाभाविकता का शिक्षा शास्त्र, इस विषय पर अध्ययन करने का मतलब हो सकता है कि कैसे भाषा और अस्मिता को एक संबंधित संप्रेषण के माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने और उसकी अद्भुतता को प्रकट करने में सहायता मिल सकती है। भाषा और अस्मिता दोनों ही शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण विषय हैं, ठीक है। तो अब पहला हम लोग बात करते हैं किसका? हम लोग बात करते हैं भाषा शिक्षा शास्त्र का बात करते हैं। हम लोग किसका बात करते हैं? भाषा शिक्षा शास्त्र का। मतलब क्या हो गया कि भाषा जो है शिक्षा शास्त्र
कि वह विधि है जो भाषा सिखाने के लिए अनुसंधान, विश्लेषण और मार्गदर्शन करती है। यह शिक्षा विधि भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे शब्दावली, वाक्य रचना, वाचन और लेखन को समझने और सिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों को सही और प्रभावी भाषा का उपयोग करने में समर्थ बनाना होता है। जो लोग देर से जुटे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये यूनिट 9 का टॉपिक 2 का है ना, भाषा एवं अस्मिता है ना, ये है आपके सिलेबस में, ये वाला चीज चल रहा है। वो लोगों के लिए जो लेट से जुड़े हैं उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह शिक्षा विधि छात्रों को क्या करता है, नहीं ये तो ये लाइन छूट गया। अस्मिता शिक्षा शास्त्र, अस्मिता शिक्षा शास्त्र क्या है बताइए? अस्मिता शिक्षा शास्त्र क्या है? चलिए देखिए, अस्मिता शिक्षा शास्त्र वह शिक्षा विधि है जो क्या करता है, व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व का मतलब क्या, पर्सनालिटी। देखिए भाई, जैसे भोजन चबा के खाते हैं तो डाइजेस्ट होता है, उसी तरह हम हर एक लाइन का व्याख्या करेंगे और हर एक लाइन को चबा चबा के पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। बोर फील नहीं करिएगा परीक्षा भर तक, यदि परीक्षा निकालना है तो। और जो बता रहे हैं सिलेबस मैच करा के बता रहे हैं, कहीं अपने मन से हम नहीं ले आए हैं। ये कलेक्शन है बहुत सारे किताबों का, जिसको बनाने में आपका क्या, किसी का भी दम फूल जाएगा, हमारा भी दम फूल गया है। लेकिन चूंकि हमने संकल्प ले लिया है तो उस संकल्प को तब तक, अब नहीं कहते हैं, माउंटेन मैन मांझी का एक वाक्य था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही हमको भी करना है कि जब तक इसको पूरा करेंगे नहीं तब तक, जब तक आप लोग हेडमास्टर का तैयारी नहीं करवा देंगे तब तक इस मंच से, इस पोडियम से उतरेंगे नहीं। रोज इस पोडियम को मतलब चढ़ करके, चढ़ने के पहले इसको प्रणाम करके चढ़ते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया चीज एग्जाम में अगर नहीं आया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा। और इससे बाहर कहीं जाना है ही नहीं, किसी कीमत पर बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हम जितना किताब देखें, सब किताब का लैंग्वेज यही है, सब चीज़ का लैंग्वेज यही है। थोड़ा अपना लैंग्वेज डाल दिए, थोड़ा इग्नू का बुक है ना, 2-3-4 यूनिवर्सिटी का बुक है, मतलब बहुत हम लोग इसके लिए मेहनत किए हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक, सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है यूनिट 11 को बनाने में, यूनिट 11 में, और यूनिट 7 में भी बहुत दिक्कत हुआ था, ना को नतीजा पुर गया यूनिट 7 का मटेरियल ढूंढने में। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं, आप लोग केवल हम लोग के चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिए, लिंक भेजिए, हम लोग इसी में अपने मेहनत को सफल समझेंगे। चलिए देखिए आगे। तो अस्मिता शिक्षा शास्त्र वह शिक्षा विधि है जो व्यक्तित्व विकास करता है। व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। स्वाभाविक रुचियों मतलब नेचुरल इंटरेस्ट को जगाने का काम करता है, और प्रतिभाओं को पहचानता है मतलब टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, उनको प्रोत्साहन देता है, शाबाशी देता है, प्रोत्साहन देता है कि ये बहुत अच्छे, शाबाश, है ना, करती है। ये अस्मिता शिक्षा शास्त्र यही करता है। यह शिक्षा विधि छात्रों को आत्म संविधान, सामाजिक सहयोग और स्वाभाविक रूप से प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अस्मिता शिक्षा शास्त्र का, है ना, इन दोनों शिक्षा शास्त्रों का सम्मिलन एक समर्थ और संतुलित शिक्षा प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जो छात्रों को न केवल ज्ञान के आधार पर शिक्षित करता है ना, बल्कि उनके व्यक्तित्व और सामाजिक संवेदनशीलता को भी विकसित करता है। ठीक, तो यहां तक तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि सारे मटेरियल को इस तरह से डाला जाए कि प्रश्न छूटने की कोई संभावना ही ना बने। चलिए देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं भाषा और भक्ति की। किसकी बात करेंगे, भाषा और भक्ति की, है ना। तो भाषा एवं भक्ति का शिक्षा शास्त्र एक प्रकार के शिक्षा विधि जो व्यक्ति को उच्च नैतिक मूल्यों, है ना, हाई मोरल वैल्यू उसको कहते हैं। उच्च नैतिक मूल्यों क्या कहते हैं,
हाँ, इंग्लिश इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी शिक्षिका बहनों का कमेंट था या शिक्षक भाइयों का था कि सर इंग्लिश मीडियम भी हो जाता तो ठीक होता। तो भाई लोग क्षमा करेंगे, इंग्लिश मीडियम को दे पाना बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है। इसी में तो ना को नतीजा पुर गया, मतलब 17 से 18 घंटा यहाँ पे हम लोग काम करते, विश्वास कीजिए हम लोग के बात का। आज खाना लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति मेरे यहाँ पर आया है खाना लेकर के, ये हाल हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हाई मॉरल वैल्यूज और क्या, धार्मिकता और क्या, सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने का प्रयास करती है। यह विद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर संचालित की जाती है। जैसे हम लोग जब बीएचयू में थे तो वहां पर इसका एक डिपार्टमेंट था पढ़ाई का, धर्म से संबंधित डिपार्टमेंट था, है ना। भाषा का शिक्षा शास्त्र व्यक्ति को सही और प्रभावी संवाद कौशल, लेखन कौशल और सामाजिक संवाद में समर्थता प्रदान करने का प्रयास करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके माध्यम से विद्यार्थी को सही भाषा का प्रयोग करके समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो आ गया समझ में यहां तक आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाइलिंगुअल क्लासेस ठीक है, अनुराधा मैम कर रही है, ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। 16 मई को ऑब्जेक्टिव क्लास में कैसे ज्वाइन करें? रूपम मिश्रा, अच्छा बता दिया जाएगा, कॉल करिए। यहाँ पर ये सब थोड़े समझ में आएगा, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे कि आपका मैसेज देखेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं भक्ति का शिक्षा शास्त्र व्यक्ति को क्या बनाता? धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों, ध्यान और श्रद्धा में विकसित करने का प्रयास करता है। इसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन, पूजा, प्रार्थना और ध्यान के तकनीकों का अध्ययन शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को क्या करता? आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और परमात्मा के प्रति श्रद्धा में स्थिरता प्रदान करना होता है। चलिए अब देखिए कि भाषा और भक्ति दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। जब हम शिक्षा और शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र एक शिक्षा शास्त्र है जो भाषा की संरचना, व्याकरण और उपयोग के अध्ययन पर आधारित है। यह शाखा भाषा के विभिन्न पहलुओं को विशेष रूप से अध्ययन करती है, जैसे कि शब्दार्थ, जैसे कि वाक्य रचना, जैसे कि उच्चारण, है ना, और लेखन। भाषा शास्त्र में भाषा के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन होता है जो व्यक्ति को सही और प्रभावी संवाद करने में मदद करता है। और जहाँ तक बात है भक्ति शास्त्र की, तो भक्ति शास्त्र धार्मिक और आध्यात्मिक अध्ययन के विकल्प के रूप में है। यह शाखा धर्म, ध्यान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के अध्ययन पर आधारित है। भक्ति शास्त्र में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और धार्मिकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। और इसका सबसे अंतिम टॉपिक है भाषा एवं वर्ग, और इसके साथ ही टॉपिक 2 जो है यूनिट 9 का टॉपिक 2 आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाषा एवं समाज की बात करते हैं तो भाषा एवं समाज विषय शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। यह शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है जो शिक्षा और समाज के बीच के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। और भाषा के पक्ष से यह शिक्षा शास्त्र की एक अविभाज्य भाग है जिसको हम लोग बंटवारा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा शिक्षा और समाज में संचार के साधन के रूप में खास महत्व रखती है ना। शास्त्र के अध्ययन में भाषा के विभिन्न पहलुओं को समझने और अध्ययन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, ठीक है। समाज के पक्ष से शिक्षा शास्त्र
भाषा के साथ समाज के अध्ययन को भी समाहित करता है। यह उन शिक्षा सामाजिक प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है जो भाषा के माध्यम से समाज के भीतर होती है, जैसे कि शिक्षा प्रक्रिया, सामाजिकीकरण और समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए भाषा का उपयोग, है ना। अब देखिए, अब हम लोग का ये लास्ट पॉइंट एक तरह से सोचिए कि चल रहा है ना। अब अंतिम, इस टॉपिक 2 के अंतिम पार्ट की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो इस शिक्षा शास्त्र की मुख्य उद्देश्यों में से एक शामिल है भाषा का अध्यापन और शिक्षण। इसमें भाषा के उपयोग, उच्चारण और लेखन को समझाने का काम किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक वर्गों का अध्ययन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने का काम किया जाता है। इसमें विभिन्न सामाजिक संरचनाओं, वर्गवाद और अन्य सामाजिक पहलुओं का क्या करते हैं, अध्ययन शामिल होता है। शिक्षा की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा की जब बात करेंगे तो यह शिक्षा शास्त्र क्या करता है, भाषा और सामाजिक वर्ग के बीच संबंधों को, है ना, समझाने और समाज में शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत करने का काम करता है। इसके अलावा भाषा एवं वर्ग के शिक्षा शास्त्र में समाज का अध्ययन, समाज शास्त्र, सामाजिक संरचना और भाषा संबंधी नीतियों का अध्ययन भी शामिल होता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और भाषात्मक परिवेश में उनकी भूमिका को समझाना और समाज में उनका योगदान करने के लिए तैयार करना होता है। टॉपिक 2 भी आपका समाप्त हो गया है, ठीक। अब क्या चलेगा, टॉपिक 3 आज से स्टार्ट होगा। भाषा का राजनीतिक संदर्भ, बिहार और भारत हेतु बहुभाषी संदर्भ और भाषा से संबंधित भारत में संवैधानिक प्रावधान, है ना। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक 3 में, है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 9 का टॉपिक 3 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाषा, यूनिट 9 का टॉपिक 3, भाषा के राजनीतिक संदर्भ। चलिए देखते हैं। तो भाषा जो है राजनीतिक संदर्भों से भी प्रभावित होती है। कोई भी राजनीतिक दल भाषा नीति के संदर्भ में स्पष्ट बात नहीं करता। आप लोग को पता होगा कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो है, हिंदी को मतलब पहली भाषा के रूप में नहीं रखा गया है, ठीक है। बहुत कोशिश भी की, हालांकि कहा जाता है कि भारत की राजभाषा जो है हिंदी है ना। लेकिन जब साउथ आप चले जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में भरपूर विरोध हुआ, हिंदी के बारे में भरपूर विरोध हुआ। जबकि होना ये चाहिए था कि हिंदी को पूरे देश का जो है क्या बनाना चाहिए था, राजभाषा बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। साउथ वाले इस चीज़ को लेकर के नहीं माने, ठीक है ना। तो स्पष्ट बात राजनीतिक दल भी नहीं करते हैं। भाषा नीति पर आते ही घुमा फिराकर वक्तव्य दिए जाते हैं। भाषा के संबंध में सरकार ने तो शिथिल नीति अपनाने का परिचय प्रारंभ से ही दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिक्षा में भाषा के अध्ययन का प्रश्न राजभाषा के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। यह नौकरी का प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और देखते हैं कि राजभाषा के संबंध में आई स्थिर शिक्षा नीति, है ना, भाषा नीति को जन्म देती है। हमारी सरकार ने 1956 तक देव भाषा सूत्र की ओर रुझान दिखाया। 1956 तक किस ओर रुझान दिखाया, देव भाषा सूत्र की ओर रुझान दिखाया। 1956 से 1967 तक हम त्रिभाषा सूत्र की चर्चा करते रहे और 1967-68 में केंद्र सरकार पुनः, है ना, द्विभाषा सूत्र की ओर झुकी और अब पुनः त्रिभाषा सूत्र की ओर झुकी है। भाषा संशोधन विधेयक, कभी संविधान का उल्लेख तो कभी प्रधानमंत्री का आश्वासन का उल्लेख, है ना। भाषा संशोधन विधेयक की जब बात होती है तो कभी प्रधानमंत्री जी, चाहे जो भी हो, वर्तमान में हो या पहले की बात की गई हो, है ना, तो वो लोग जो है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जो है ना आश्वासन देते हैं केवल, लेकिन सही दिशा में काम नहीं हो सकता है, ठीक है।
कभी जो है गांधी जी की दुहाई देते हैं तो कभी अंतर्राष्ट्रीयता का स्वप्न दिखाते हैं। एक राष्ट्रभाषा का उपदेश तो कभी 14 राष्ट्रभाषाओं को समान दर्जा देने का प्रवचन, है ना। यह सब हो रहा है हम लोग के साथ। और हमारी भाषा नीति का प्रभाव क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर पर प्रभाव डाल रहा है ना। आप जाइएगा अदर कंट्री, आप उज्बेकिस्तान जाइए, वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट है जो मेडिकल करने के लिए गया हुआ है, कजाकिस्तान गया हुआ है। पता है वहाँ क्या होता है, कजाकिस्तान में आपको पहले साल जो है वो क्या करेगा पता है, आपको वो अपना लैंग्वेज सिखाएगा, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में आपको 1 साल पूरी वहाँ का भाषा सीखना है, और तभी जो है, और उसकी जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, वहाँ के अपने लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। जैसा कि मेरे स्टूडेंट लोग बता रहे थे, तो पहले उन लोगों को पढ़ना लिखना बोलना सिखाया जाता है ना। और 70% काम जो होता है उनके अपने भाषा में होता है, ठीक है। 30% वो लोग अंग्रेजी या दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं मेडिकल लैंग्वेज। तो लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोर्सेज जो है नहीं मिलेगा। किसमें, तो अपनी मातृभाषा में नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पाया कि मेडिकल कोर्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, हिंदी में बना दें, ठीक है। तो ये तो हाल है हम लोग का। तो हमारी भाषा नीति का प्रभाव शिक्षा के स्तर पर प्रभाव डाल रहा है, जबकि सच बात तो ये है कि हम लोग बचपन से जिस भाषा को सुनते बोलते आए हैं, उस भाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो आपको ही पता है कि अधिगम जो है वो 100% होगा, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा का लगभग संपूर्ण देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं। जो छात्र भाषा के माध्यम से माध्यमिक कक्षा तक पढ़ता रहता है, वह अकस्मात स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक किस प्रकार विदेशी भाषा के साथ जुड़ पाएगा, ये तो वही जानता है ना। तो माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, यह बहुत गलत है। विश्वविद्यालयों में भी त्रिभाषा की परीक्षाएं, मातृभाषा की परीक्षा एवं शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाना होगा। स्वतंत्रता से पहले हिंदी का पठन पाठन राष्ट्र सेवा का एक अंग माना जाता था। कब, 1947 से पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि हिंदी का पठन पाठन जो है उसको राष्ट्र सेवा माना जाता था। लेकिन अनेक वर्षों के स्वतंत्र शासन में हिंदी ने बहुत इतनी उन्नति कर ली है कि हिंदी के प्रति देश में इतना सम्मान बढ़ गया कि हिंदी वाला प्रशंसा की अपेक्षा निंदा का सूचक हो गया। मतलब कि हिंदी जो है, हिंदी को लोग अब हीन समझने लगे हैं, ठीक है। आप देखेंगे, आपको एक बात हम अंदरूनी बात बताते हैं, ठीक है। फिल्मी दुनिया में जब आप जाइएगा, या आप पता भी लगा लीजिएगा कि उनके स्क्रिप्ट जो लिखे होते हैं, ठीक है, बोलते भले ही हिंदी में है, लेकिन जितने भी कलाकार उनके स्क्रिप्ट जो है वो रोमन लिपि में लिखे होते हैं, अंग्रेजी में लिखे होते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं को हिंदी में नहीं लिखेगा, वो लोग ऐसे लिखेगा, मैं जा रहा हूं। ये हाल हो गया हमारे हिंदी का। तो अभी भी कुछ एक राज्य हैं, जैसे कि अपना बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब ऐसे राज्य हैं जो प्योर हिंदी भाषी राज्य कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, आजकल उच्च वर्ग का वही व्यक्ति कहलाते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, है ना। ये बात क्या है, ये बात अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी जानने वाले को, बोलने वाले को बहुत ही ग्रेट समझा जाता है, जबकि सच्चाई यही है कि जिस प्रकार हिंदी एक भाषा है, उसी प्रकार इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है केवल, है ना। अन्य देशों में जाकर के आप देखेंगे तो वो अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। उनका जो अपना मदर टंग है, उनका जो अपना लैंग्वेज है, वो उस चीज़ पर वो गर्व करते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने पर गर्व करते हैं, ठीक है। बच्चों पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर फाइन लगा दिया जाता है। ऐसा दयनीय स्थिति है हम लोगों का, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
और यहाँ हम यह सोचने को विवश हो जाते हैं कि यदि हमारी सरकारी नीति, चूंकि चैप्टर क्या है बताया ना कि भाषा का राजनीतिकरण है, इसीलिए राजनीति की चर्चा हो रही है इसमें। तो यदि हमारी सरकारी नीति इसी प्रकार की रही तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान आदि का हम भारतीय कितने दिनों तक आधार कर सकेंगे ये कहा नहीं जा सकता, है ना। तो ये चीज हुआ है और इनको अलग नहीं किया जा सकता। नागालैंड ने अपने क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी घोषित की है। देख लीजिए, नागालैंड ने अपने क्षेत्रीय भाषा क्या घोषित की है? अंग्रेजी घोषित की है। भारतीय संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का तो नागालैंड के अंतर्मन में कितना सम्मान है, इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि अलगाव की प्रवृत्ति अभी भी वहां पर है। नागालैंड सब में अलगाव की प्रवृत्ति है। ये चूंकि राजनीतिकरण है इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ पर जरूरी हो गई थी, ठीक है। और तमिलनाडु में हिंदी का अत्यधिक विरोध हुआ। अभी जस्ट हम बोले ना कि जब कहा गया कि एक देश एक भाषा, तो इसमें सबसे पहले तमिलनाडु ही ऐसा राज्य था जिसने विरोध किया भारत का, ठीक है। जिसने क्या किया? विरोध किया भारत का। और राष्ट्रीय ध्वज की व संविधान की गोली जिस प्रकार तमिलनाडु में जलाई गई, उसे तमिलनाडु कोई देशभक्त अभी तक भूल नहीं सके। मतलब तमिलनाडु में क्या किया गया? तो मतलब बहुत राष्ट्रीय ध्वज को भी जलाया गया इस वजह से क्योंकि वहां पर सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि हिंदी को उस स्टेट के लिए जो है राजभाषा घोषित कर दिया जाए। इसी के लिए वहां पर भयानक आंदोलन हुए और वो आंदोलन जो है पूरे साउथ में धीरे धीरे फैल गया था, ठीक है। तो राजनीति का तो नाम ही है सरकार का विरोध करना, कुछ और नहीं मिलता है। तो भाई लोग राष्ट्रभाषा का लाठी लेकर सरकार के पीछे पड़ जाते, जबकि यह जग जाहिर तथ्य है कि सरकार ने हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है ना। राष्ट्रभाषा किसको माना है? हिंदी को, है ना। और राजभाषा क्या होता है? जो कामकाजी भाषा होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो राजभाषा हुआ। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है ना। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद है अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में शुरुआत में मात्र 15 वर्ष के लिए अपनाया गया था। देखिए, राजभाषा के लिए यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इसको कितने दिन के लिए मात्र किया गया था? तो बहुत ही कम दिनों के लिए किया गया था। लेकिन हुआ क्या? इससे क्या हुआ, है ना। लेकिन उसके बाद उसे जाना था नहीं गया, इसलिए कि सरकारी स्तर पर हिंदी अभी राजकाज भाषा के योग्य नहीं बन पाई थी। 15 साल बाद तक, आज़ादी के 15 साल बाद तक जो है वो इस योग्य नहीं बन पाया था कि उसको राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसका यूज किया जा सके, है ना। तो इसका हाल ये हुआ कि धीरे धीरे जो है ये अंग्रेजी ही हावी होते चला गया और आज के भी समय में हावी है। आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस, कोर्ट का सेशन देखिए। अभी हाल फिलहाल एक माननीय जज ने जो है अपने वकील को सिर्फ इसलिए डांट लगा दिया क्योंकि वह वकील हिंदी में वकालत कर रहा था, अपनी बातों को हिंदी में रख रहा था। तो उसको बड़े जोरों की डांट लगी कि आप अंग्रेजी में रखिए। तो वो वकील होते, वो भी जबरदस्त था, है ना। उसने भी जवाब दिया कि मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि मुझे हिंदी में बहस करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो मैं इसी में यूज करूंगा, इसी लैंग्वेज को यूज करूंगा और आपको मेरी दलीलों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए, भाषा का राजनीतिक संदर्भ की जब बात करेंगे बिहार के लिए और भारत के लिए, या बहुभाषी यानी पॉलीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल की जब बात करेंगे और भारत में संवैधानिक प्रावधान की जब बात करेंगे, तो ये जो है भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाएंगे। जैसे भाषा का राजनीतिक संदर्भ की हम बात करते हैं तो भाषा राजनीतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा राजनीतिक विवादों, ठीक है, और राजनीतिक अभियानों और राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है। बिहार और भारत में भी भाषा से जुड़े राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जैसे भाषा के आधार पर राजनीतिक आरक्षण,
भाषा के प्रयोग में संवैधानिक संशोधन और भाषा के अधिकार, है ना। तो ये भाषा का क्या हो गया, ये भाषा का राजनीतिक संदर्भ हो गया, ठीक है। अब देखो बिहार और भारत के बहुभाषी संदर्भ की जब हम बात करेंगे, बिहार और भारत के बहुभाषी संदर्भ की बात करेंगे, तो बिहार और भारत दोनों ही बहुभाषीय समाज हैं, जहां अनेक भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका जैसी बोली जाती हैं। इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मकता को ध्यान में रखते हुए इन भाषाओं को समाज में समान रूप से स्थान देने की कोशिश की जाती है। भारत में, बिहार में आपको पता ही है, ठीक है, कि मगही अंग क्षेत्र जो है हम लोग का, ये अंग क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। आपका जो मिथिलांचल है, मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। दरभंगा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब एरिया में जो है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा प्रभाव मधेपुरा सब में भी है, ये सब में है। उसके बाद भोजपुरी का क्षेत्र तो और भी बहुत विस्तृत है। आपका गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, भोजपुर हो गया, भभुआ कैमूर हो गया, है ना, सासाराम हो गया, ये सब क्षेत्र जो है। और उससे सटता हुआ जो है यूपी बॉर्डर के भी कुछ क्षेत्र, जैसे कि जौनपुर सब हो गया, आपका जो है बनारस हो गया, ये सब क्षेत्र में क्या होता है, इन सब क्षेत्र में मतलब भोजपुरी भाषाएं जो है कि बोली जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, बिहार और भारत के बहुभाषी संदर्भ की जब बात करेंगे तो ये सारी चीजें हैं। और भारत में संवैधानिक प्रावधान की जब बातें करेंगे तो भारतीय संविधान में क्या है, कई प्रावधान हैं जो भाषा से संबंधित हैं। इसमें भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन राज्यों को उनकी स्वतंत्र भाषा का चयन करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। संविधान ने भाषा के प्रयोग को क्या किया है, संरक्षित किया है और उनके संरक्षण और विकास के लिए उपाय किए हैं। यहाँ तक कि संविधान ने भाषा के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को भी सुनिश्चित किया है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं ना। अब देखिए भाषा का राजनीतिक संदर्भ भारत में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, खासकर बिहार जैसे राज्यों के लिए, ठीक है। भाषा न केवल एक साधारण संचार का साधन होती है, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी होता है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक वर्गों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकती है। अब विभिन्न भाषाएं और भाषाई समूहों के मध्य राजनीतिक समर्थन अराजनून और अन्य विवादों का केंद्र होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें। चलिए देखते हैं आगे। बिहार जैसे राज्यों में, चूंकि संदर्भ हमारा क्या है, एक बार आपको फिर से हम चाहेंगे थोड़ा देर के लिए, है ना। पेज नंबर ये क्या था हम लोग का, पेज नंबर, अच्छा चलिए ये 48 पेज नंबर में है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना आपका, ये देखिए ये जो है भाषा बिहार और भारत हेतु बहुभाषी संदर्भ और भाषा से संबंधित भारत में संवैधानिक प्रावधान, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसलिए बीच बीच में दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि भटकाव किसी के बीच ना हो, है ना, भटकाव ना हो, इसीलिए हम दिखा देते हैं बीच बीच में, ठीक। अब देखिए भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कई प्रावधान है ना। इसमें भाषा के माध्यम से संविधान की महत्वपूर्ण धाराएं व्यक्त की गई है, जैसे कि अनुच्छेद 343, याद रखिएगा इसको, और अनुच्छेद 344, है ना। यहाँ भाषाओं के संरक्षण, प्रचार और विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भाषा से संबंधित मुद्दों के न्यायिक और आर्थिक पक्षों का ध्यान रखा गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान भाषा के महत्व को समझता है
और उसकी संरक्षा और समानता को प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 9 और यूनिट 9 का टॉपिक 4 की ओर अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, यूनिट 9 का टॉपिक 4, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सीतामढ़ी में वज्जिका चलता है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। कुमारी सुजाता, लाइट और होना चाहिए सर। ठीक है, आपके बातों पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, यूनिट 9 टॉपिक 4 की हम लोग बात कर लेते हैं अब। ठीक है, यूनिट 9 टॉपिक 4 क्या कहता है, देखिए कि भाषा और ज्ञान की रचना अग्रणी भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा ही उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से हम ज्ञान को संचारित करते हैं। ठीक है ना। क्या है यूनिट 9 का टॉपिक 4 क्या कहता है? यूनिट 9 का टॉपिक 4 क्या कह रहा है? यूनिट 9 का टॉपिक 4 एक बार देख लेते हैं, है ना। ये यूनिट 9 टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ये T4 चल रहा है। ठीक है, भाषा व ज्ञान की रचना, ये वाला चीज चल रहा है, ये वाला भाषा व ज्ञान की रचना टॉपिक 4 चल रहा है। तो टॉपिक 4 को हम लोग देख रहे हैं। ये दोनों भी बचा हुआ, टॉपिक 5 और टॉपिक 6 है बचा हुआ। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक निकाल पाते हैं। तो चलिए देखिए, तो भाषा और ज्ञान की रचना अग्रणी भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा ही उस साधन का नाम है जिसके माध्यम से हम ज्ञान को क्या करते हैं, संचारित करते हैं। जब हम भाषा का प्रयोग करके अपने विचार, अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम नए ज्ञान की रचना करते हैं। भाषा क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को बाधाओं के बावजूद साझा करते हैं और नए और गहरे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, भाषा सीखने के उद्देश्य की समझ विभिन्न हो सकती है, परंतु एक मुख्य उद्देश्य होता है कि संचार क्षमता को बढ़ाना, और भाषा सीखने के माध्यम से हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं, अन्य लोगों के साथ संवाद करना सीखते हैं और विभिन्न सामाजिक संदेशों को समझना सीखते हैं। साथ ही भाषा सीखने के उद्देश्य में विचारशीलता, सृजनात्मकता और संवेदनशीलता का विकास भी शामिल होता है। भाषा सीखने के प्रकार और उद्देश्य व्यक्ति के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोग भाषा सीखते हैं ताकि वे किसी नई भाषा में संचार कर सके, जबकि दूसरे लोग अपनी शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भाषा कौशल को बढ़ाने का उद्देश्य करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब थे BHU में तो हम लोग को ऑप्शन दिया गया था, BHU के अंदर जो पढ़ाई जो होती है वो चाइनीज लैंग्वेज की भी होती है, फ्रेंच की होती है ना। चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, ये सब लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है। आप अगर चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें एडमिशन जानते हैं कौन लोग ज़्यादा लेते हैं? जो MBA कर रहे होते पार्ट टाइम कोर्स के रूप में, वो एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा कोर्स के रूप में। या कौन एडमिशन लेते हैं? तो जो लोग MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं BHU से, वो लोग उसमें एडमिशन लेते हैं ताकि वो जर्मन भाषा को सीखें, फ्रेंच भाषा को सीखें, अरबियन भाषा को सीखें और उस कंट्री में जा कर के काम कर सकें। ठीक है, तो कुछ लोग अपनी शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भाषा कौशल को बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। इस प्रकार भाषा सीखने के माध्यम से व्यक्ति के कौशल और ज्ञान का विकास होता है। यह सीखने का प्रक्रियात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। आगे देख लेते हैं, यूनिट 9 का टॉपिक 5 की बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक 5 की बात कर लेते हैं। तो अनुदेशन के माध्यम का समीक्षात्मक समालोचना विशेष रूप से
शिक्षा नीतियों और शिक्षा प्रणालियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यहाँ उसके कुछ मुख्य दिशा निर्देश है। क्या है कि पाठ्यक्रम की व्यावसायिकता। तो अनुदेशन के माध्यम की समीक्षा में प्राथमिक ध्यान पाठ्यक्रम की व्यावसायिकता पर रहता है। क्या पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक कौशलों और ज्ञान के साथ संपर्क कराता है ना? क्या छात्र उस पाठ्यक्रम को सीख करके वो इस योग्य बन सकते हैं कि वो कहीं पर नौकरी प्राप्त कर सके? क्या ये व्यावसायिकता में काम देगा? क्या ये बिजनेस स्टैंडर्ड को मैच करेगा, है ना? क्या उसकी रचना और संरचना समर्थक है? इन सब चीजों को जानना। और विद्यालयी अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया की जहां तक बात करेंगे तो अनुदेशन के माध्यम की समीक्षा में विद्यालयी अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। क्या शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं? क्या छात्रों को समझाने और संप्रेषण के लिए, है ना, उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन की बात करते हैं तो अनुदेशन के माध्यम की समीक्षा में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या छात्रों की शिक्षा में सफलता हो रही है? क्या वे अपने अध्ययन के माध्यम से अपने अनुभव, विचार और कौशलों को विकसित कर रहे हैं, है ना? स्कूल के विभिन्न पंजीकृत विषय इस समीक्षा के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये पंजीकृत विषय छात्रों के विकल्पों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उनकी प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रमुख पंजीकृत विषयों में क्या होता है? गणित होता है, विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन होता है, भाषा होता है, कला होता है, सांस्कृतिक अध्ययन और व्यावसायिक अध्ययन शामिल हो सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 9 के टॉपिक 6 की, है ना? तो भारत में क्या है टॉपिक 6? आपको ये पता होगा, एक बार सिलेबस अपने सामने में रखिए। भारत में भाषा की स्थिति बहुत विविधतापूर्ण और संवेदनशील है। यहाँ भारत में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से कई भाषाएं राज्यों की आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी भारत की क्या है? हिंदी और अंग्रेजी भारत की 2 अधिकृत भाषाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक और संचार के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत में भाषा की स्थिति पर प्रावधान किए गए हैं, है ना? इन अनुच्छेदों में भारत की राजभाषा, उपराजभाषा, राज्य भाषाएं और भारतीय संघ की भाषा पर विवरण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 344 क्या कहता है? अनुच्छेद 344 कहता है कि इस अनुच्छेद में राजभाषा की उपयोगिता, विकास और प्रोत्साहन के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये सब पूछता है एग्जाम में, ये पूछता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 345-47 क्या कहता है? इन अनुच्छेदों में राज्य भाषाओं की प्राधिकरण के बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में भारतीय संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का उल्लेख है। ये प्रिंट आउट निकाल के इन सबको पढ़िएगा, तब दिमाग में जाएगा अच्छे से। यह अनुच्छेद भारत में भाषा की स्थिति को संवैधानिक रूप से सम्मिलित करने और उसे संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, इनमें संघीय सरकार को विभिन्न भारतीय भाषाओं का विकास और प्रोत्साहन करने की जिम्मेदारी है और उसे भारतीय समाज की भाषा संरचना को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चलिए, तो आपका जो है इस प्रकार से यूनिट 9 जो है आपका कंप्लीट हो गया है ना।